हेलो, वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की। अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता उसके आर्थिक सुधार माने जाते हैं और उसके इन सुधारों के कारण ही बहुत से विद्वान उसे मध्यकालीन भारत का एक महान अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अब बात सबसे पहले हम करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के उद्देश्य क्या थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उद्देश्य उसके आर्थिक सुधारों के लिए बताए हैं। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा आदि कुछ लेखकों के मत में अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का उद्देश्य अपनी प्रजा के जीवन को सुखी बनाना था, जबकि डॉक्टर किशोरी शरण लाल, डॉक्टर परमात्मा शरण आदि विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार उसके आर्थिक सुधार तो केवल राजधानी में ही लागू किए गए। वास्तव में ये सुधार उसने सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए थे। उसने एक विशाल सेना कायम की थी, परंतु वो राजकोष पर अतिरिक्त भार डाले बिना आवश्यक चीजों के भावों को इतना कम कर देना चाहता था कि सैनिक थोड़े वेतन से भी अपना गुजारा चला सकें और संतुष्ट रह सकें। स्टैनली लेनपूल ने लिखा है कि अलाउद्दीन की समस्या सैनिक संख्या में वृद्धि नहीं थी, बल्कि इसे कुशल, प्रशिक्षित और शस्त्रों से लैस रखने की थी। डॉक्टर ह्यूएन डे के अनुसार उस समय राजधानी की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी और लोगों के पास आवश्यक चीजें खरीदने के लिए काफी धन था। इसलिए दुकानदारों ने चीजों के भाव बढ़ा दिए। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य बढ़ते हुए दामों को रोकना था। अब हम उसके आर्थिक सुधारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात रही वो थी वस्तुओं के भाव नियत करना। उसने चीजों की कीमतें जो थी इन्हें निश्चित कर दिया। सबसे पहले उसने खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के भाव नियत कर दिए। उसने 3 किस्म की मूल्य सूची जारी की थी। पहली सूची में खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, जौ, घी, चीनी, दूध आदि के भाव निश्चित थे। दूसरी सूची में कपड़ा और तीसरी सूची में दास, दासियों और पशुओं आदि के मूल्य दिए गए थे। हम यहाँ पर उसके कुछ एक प्रसिद्ध वस्तुओं के भाव जो हैं वो दर्शाते हैं। सबसे पहले है गेहूं जो 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, चीनी 1.5 जीतल प्रति सेर, मक्खन 1 जीतल प्रति सेर, दालें 1.5 से 2 रुपए प्रति क्विंटल। यह आधुनिक दिनों के आधार पर यह बताई जा रही है। गाय 3 से 4 टंके की, जबकि दासी का मूल्य जो है वो 5 से 12 टंके तक दिया गया था। मूल्य सूची इस प्रकार तैयार की गई थी कि सब्जियों, फलों, जूतों, कंघियों, प्यालों, बर्तनों, रेवड़ियों, छोटी छोटी वस्तुओं के मूल्य का भी इसमें जिक्र था। दुकानदारों को यह सख्त हिदायत की गई थी कि वे इन सूचियों में दिए गए भावों से अधिक मूल्य पर
कोई भी वस्तु नहीं बेचें। इसके बाद है कि उसने वस्तुओं की उपलब्धता जो है वो भी सुनिश्चित की। वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के बाद सुल्तान के लिए इनकी उपलब्धि संबंधी समस्या थी, परंतु उसने इनकी प्राप्ति का भी प्रबंध किया। उसने ये आदेश जारी कर दिया कि राजधानी से 100 मील के अंदर अंदर कोई भी कृषक अपने पास 10 मन से ज्यादा अनाज नहीं रख सकता था। इससे अधिक जितना भी अनाज उसके पास होता वो उन्हें सौदागरों को नियत कीमत पर बेचना पड़ता था। इसके अलावा राजधानी में बहुत से सरकारी गोदाम थे जो प्राय अनाज से भरे रहते थे। संकट के समय इन गोदामों से अनाज प्राप्त करके निश्चित भाव पर बेचा जाता था। उसने राजधानी में व्यापारियों और मुल्तान के बंजारों की रिहाइश का भी प्रबंध करवाया। ये लोग राजधानी के आसपास दोनों से सामान इकट्ठा करते थे। इसके बाद है वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रबंध, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उत्तरदायित्व बंजारों और व्यापारियों का था। वे अपना नाम शाहना के पास दर्ज करवाते थे। उन्हें माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। इस प्रकार राजधानी में अनाज तथा अन्य चीजें पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगीं। इसके अलावा सुल्तान ने लगान की वसूली भी अनाज के रूप में ही करनी शुरू कर दी थी। मतलब यह है कि नकदी में उसने इसे बंद कर दिया और उपज की शक्ल में ही लगान की अदायगी जो है वो किसानों को करनी होती थी। इसके बाद है राशन प्रणाली। अलाउद्दीन ने भारत में पहली बार राशन प्रणाली को प्रचलित किया। अकाल पड़ने या बाढ़ आ जाने के कारण जब कभी अनाज की कमी हो जाती थी तो ऐसे अवसर पर राशन प्रणाली कर दी जाती थी। ऐसी अवस्था में सरकारी गोदामों से विभिन्न मोहल्लों के दुकानदारों को अनाज दिया जाता था और वे उसे 6 से 7 सेर तक प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक परिवार को बेच देते थे। आगे है मंडियों का प्रबंध। अलाउद्दीन ने मंडियों पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक मंडी के लिए शाहनाई मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अनाज का शाहनाई मंडी मलिक कबूल था। वह अनाज लेने वाले सौदागरों के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज करता था। वह अनाज के भावों की सूची अपने पास रखता था और देखता था कि कोई दुकानदार निश्चित कीमत से ज्यादा वसूली ना करे। उसका कार्य बहुत कठिन था क्योंकि छोटी सी गलती पर भी सुल्तान उसे बहुत कठोर दंड देता था। शाहनाई मंडी के अधीन कई अन्य अधिकारी होते थे जो मंडियों पर नियंत्रण रखने में उसकी सहायता करते थे। कई बार सुल्तान अपने सेवकों को भेजकर सामान मंगवाया करता था और इस बात से आश्वस्त हो जाता था कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। मंडियों के सर्वोच्च पदाधिकारी को दीवाने रियासत कहा जाता था। इस उच्च पद पर मलिक याकूब की नियुक्ति की गई थी। शाहनाओं की नियुक्ति वो करता था और सभी मंडियों पर नियंत्रण रखता था। फिर आगे है कठोर दंड। अलाउद्दीन ने अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए बहुत कठोर नियम बनाए थे। इनका उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे। यदि कोई दुकानदार कम तोलता था
तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम तोला हो। इसी प्रकार निश्चित भावों से ज्यादा मूल्य पर चीज बेचने वाले दुकानदारों को कोड़े मारे जाते थे। लोगों का शोषण करने वाले दलालों और अधिकारियों को इतने कठोर दंड दिए गए कि वे जीवन से तंग आकर अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना करने लगे। परिणामतः व्यापारी तथा दुकानदार बहुत ईमानदार हो गए और अपने ग्राहकों को निश्चित भाव पर चीजें बेचने लगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन अपने आर्थिक प्रबंध में सफल किस प्रकार हुआ, क्या कारण रहे इसके लिए। तो हम देखेंगे कि बहुत से कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे। सबसे पहला है कि उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, उसका एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से संगठित किया हुई व्यवस्था उसकी। तो सबसे पहले उसने अपना आर्थिक प्रबंध बहुत बढ़िया ढंग से संगठित किया। वस्तुओं के भाव निश्चित करने के साथ साथ उसने इनकी उपलब्धि के भी पर्याप्त साधन जुटाए। दूसरा है, उसने कठोर दंड देने शुरू किए जो भी अपराधी होते थे, और ये उसका कठोर दंड विधान जो है ये भी सफलता का कारण माना जाता है। नतीजा इसका ये हुआ कि दुकानदार किसी भी तरह की बेईमानी करने से घबराने लगे। यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी अपना कर्तव्य निभाने में ढील नहीं दिखाते थे, वरना उन्हें भी दंड भुगतना पड़ता था। अपराधियों को मिलने वाले कठोर दंड ने दूसरों की भी नजरें खोल दी थी। आगे लगान में वृद्धि की अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने भूमि लगान बढ़ाकर 50% कर दिया और इसकी वसूली जिन्स की शक्ल में करने लगा। कोई भी व्यवस्था अगर सफल होती है तो उसका स्थापक जो होता है उसकी निजी रुचि उसमें कितनी है ये उस पर निर्भर करता है। तो यहां भी हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी इस व्यवस्था को उसने सिर्फ शुरू ही नहीं किया, बल्कि इसे कामयाब करने के लिए वो निजी रुचि जो है, दिलचस्पी जो है वो भी लेता था। नतीजा इसका ये हुआ कि वो उसके इस प्रबंध के मद्देनजर वो खुद सारी मंडियों और बाजारों पर कड़ी नजर रखने लगा। और फिर है उसका कुशल जासूसी प्रणाली उसकी, उसने भी इस प्रबंध को सफल बनाने में बहुत सहायक वो सिद्ध हुआ। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जासूस तो छोड़े ही हुए थे, कहीं ये जासूस भी आगे किसी से रिश्वत लेकर मामला गोल ना कर दें, इसलिए इन जासूसों के ऊपर उसने जासूस रखे हुए थे। और जब एक जासूस को पता है कि भी मुझे इस जासूस पर निगरानी रखनी है, तो उसके मन में इस बात का डर हर वक्त रहने लगा कि कहीं मेरे ऊपर भी तो और जासूस नहीं रखा हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी कुशल जासूसी व्यवस्था ने भी इस व्यवस्था को, इस प्रबंध को सफल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे इस व्यवस्था के लाभ की, इसके गुणों की। तो क्या क्या इसके गुण रहे। पहला है कि इन सुधारों के कारण सुल्तान बिना अतिरिक्त भार के एक विशाल सेना रखने में सफल हुआ। सेना कम वेतन से भी संतुष्ट थी एवं इसकी सहायता से ही वह मंगोलों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना कर सका तथा साम्राज्य का विस्तार भी कर सका। दूसरा है कि उसके राज्य में व्यापारी जो है वो भी ईमानदार हो गए। तो व्यापारी और दुकानदार, इनकी ईमानदारी की हद यहां तक हो गई कि वे ना तो अब कम तोलते थे
और ना ही ज्यादा दाम पर चीजें बेचते थे, क्योंकि हर समय उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं उन्हें दंड ना भुगतना पड़े। तीसरा है कि मूल्य कम होने के कारण आम लोगों का जीवन सुखी हो गया। इनसे व्यापारी वर्ग के द्वारा साधारण जनता को लूटने की संभावना समाप्त हो गई। आगे है, सुल्तान ने अपने आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए दोषी दलालों तथा दुकानदारों को कठोर दंड दिए। इनसे अमीरों तथा सरदारों के मन में सुल्तान का डर पैदा हो गया। लिहाजा उनमें सुल्तान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का साहस ना रहा। आम जनता भी इन सुधारों से संतुष्ट थी। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आगे इन सुधारों के दोष। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार पूर्ण तौर पर दोष रहित नहीं थे। ये सुधार आम लोगों की दशा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नहीं किए गए थे। इनका उद्देश्य तो केवल सैनिकों को सुविधा प्रदान करना था, परंतु उन्हें भी इनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इन सुधारों का गहरा अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सुल्तान ने अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए कोई भी साधन नहीं छोड़ा और इसके लिए समाज के सभी वर्गों का शोषण किया। दूसरा है कि ये सुधार दिल्ली और इसके इर्द गिर्द एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थे। दिल्ली के अंदर तो वस्तुएं बहुत सस्ती थीं, परंतु अन्य प्रदेशों में वही वस्तुएं किसी नियम के अभाव में महंगे दामों पर बिकने लगी। इसलिए दिल्ली के बाहर रहने वाले लोगों को इन सुधारों का कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर परमात्मा सर ने भी लिखा है कि उसके सुधार सभी आर्थिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे एवं इन्होंने केवल सरकार के हितों को ही ध्यान में रखा। आगे है कि इसने व्यापार को भी बहुत धक्का पहुंचाया, बहुत गहरा आघात पहुंचाया। चीजों के दाम निश्चित हो जाने से व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए अधिक धन कमाना असंभव हो गया। इसके अलावा उन्हें जाने अनजाने थोड़ी सी ज्यादा मूल्य वसूली या कम तोल पर कठोर दंड भोगने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने व्यापार में रुचि लेनी ही छोड़ दी। आगे है कि किसानों की दशा जो है ये भी बहुत शोचनीय हो गई। नए नियमों के अनुसार उन्हें उपज का 50% हिस्सा लगान की शक्ल में देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें शेष अनाज बहुत सस्ते दामों पर बेचना होता था। इसके अलावा उन्हें कई अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिससे उनकी अपनी दशा जो है ये भी काफी बिगड़ने लगी। और जैसा अभी पीछे भी हमने बात की है कि वो एक निश्चित वस्तु के से ज्यादा अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे और जितनी उन्हें अपने परिवार की जरूरतें थी उनसे ज्यादा जितना भी सामान था वो सरकार को कम कीमत पर बेचना पड़ता था। तो नतीजा इसका ये था कि किसान कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ भी कमा पाने में, बचा पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो इससे उसकी दशा जो है वो भी बिगड़ने लगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि कहा जाता है कि ये प्रबंध जो है उसने मूल रूप से सैनिकों को ध्यान में रखकर किया, लेकिन बेशक उसने वस्तुओं की कीमतें बहुत कम कर दी थी, परंतु इसके साथ ही सैनिकों के वेतन भी बहुत कम कर दिए थे।
नतीजा इसका ये हुआ कि सैनिकों के लिए किसी वस्तु की खरीद के लिए पैसा कमाना भी कठिन बनता जा रहा था। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन का ये प्रबंध जो है, इसके कुछ लाभ भी थे, हानियां भी थी, लेकिन हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने ये प्रबंध जो किया, ये सुधार जो किए, ये देश में अपनी तरह के पहली बार किए गए सुधार थे। जरूरत थी कि इन सुधारों को में जो भी दोष थे, जो भी कमियां थी, आने वाले सुल्तान जो थे वो इन कमियों को दूर करके एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था जो है उसकी स्थापना कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि अलाउद्दीन के देहांत के साथ ही ये व्यवस्था जो है इसका भी अंत हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है ये पसंद आएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने नहीं किया वो करिए, इसे लाइक भी करिए और अपने सर्कल में इसे शेयर करें। और अगर कोई भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर तो लिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।